नमस्कार। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हर इंडस्ट्री ये उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री इस बार उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करेंगी। रबर और मिलेट इंडस्ट्री की भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं। वो क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, हमारे साथ ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल हैं और साथ ही इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल भी हैं। शुरुआत रबर के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर हमने भावों में अच्छी खासी गिरावट पिछले साल में बनते हुए देखी थी। किस तरह की एक्सपेक्टेशन आज है और क्या बजट से उम्मीदें हैं? इंपोर्ट ड्यूटी तो एक ऑफ कोर्स एक बहुत लंबे समय से एक आस्क इंडस्ट्री की रही ही है। मिस्टर केजरीवाल, एज ऑफ नाउ जिस तरह से इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, क्या लगता है वित्त मंत्री कितना शामिल करेंगी इस सेक्टर को और आपकी विश लिस्ट क्या है? नमस्कार। We have given a representation to Finance Minister before her budget presentation. Yeah. That import duty in rubber should be reduced. At present, the import duty in rubber is about 30%. And हमारे यहाँ देश में करीब 12 लाख टन का कंजम्पशन है, जिसमें 7 लाख टन हम लोग खुद बनाते हैं इंडिया में, बाकी 5 लाख टन इंपोर्ट होके आ रहा है। तो अगर ड्यूटी उसमें कम किया जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट इंप्रूव होगा, टायर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा और नॉन टायर सेक्टर भी बेनिफिट होंगे उनसे और प्राइसेस हमारे बेटर हो सकेंगे फिनिश गुड्स के। मिस्टर केजरीवाल, हमेशा एक बात की जाती है कि ईपीडीएम का जो वैरायटी का रबर है वो नहीं होता इतना अवेलेबल, तो जहां तक वेरियस रबर वैरायटीज क्रिएट करने की बात है वहां पर कितना सपोर्ट है? We have also appealed to Finance Minister that EPDM rubber is not manufactured in India. We are solely dependent on imported rubber. So on that, and it is a huge consumption item for the profiles of automobiles and other applications. So we have also requested Finance Minister to reduce the duty on EPDM rubber especially. मिस्टर केजरीवाल, हमने देखा है काफी सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हमने एफटीएज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, कई देशों के साथ यहाँ पर साझे भी किए गए हैं। जब रबर इंडस्ट्री की बात है, कैसे देखते हैं आप इन कोलैबोरेशंस को और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बजट में भी? We are quite capable of manufacturing all types of rubber goods in India. So if a special agreement is made with other countries, so that will hamper and will affect the domestic industry. We want that these agreements should not be happen so that domestic industries get the incentive and advantage. एक और चीज जो शायद बजट में तो क्लियर नहीं होती है वो है जीएसटीज को लेकर, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के टैक्सेशंस हैं वेरियस इंडस्ट्रीज पे, वेरियस लेवल्स पे वैल्यू चेन की, उसमें कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट से? रबर प्रोडक्ट्स में जो है जीएसटी जो है इन जनरल इज 18%, बट सम प्रोडक्ट्स दे हैव मेड इट 28%. So we have appealed to make a common flat rate of 18% on all rubber goods irrespective of their use. In automobile industry, some parts are being charged at 28%. So we have requested them to have a uniform rate on rubber products. ऑलराइट मिस्टर केजरीवाल, बिकॉज आप हमारे साथ हैं, बजट के ऊपर तो आपने काफी सारे पॉइंटर्स यहाँ पर बताए ही, लेकिन इस वक्त यहाँ पर किस तरह की टैपिंग है, कैसी अवेलेबिलिटी आप बाजार में देखते हैं, इस सीजन में कैसी मांग है और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं आगे जाकर? अभी टैपिंग फुल स्विंग में चल रही है और मांग भी अच्छा है, तो प्राइसेस जरूर कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं बिकॉज चाइना इज अ बिग कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। उनके यहाँ कंजम्पशन अभी कोविड के कारण उनकी इंडस्ट्रीज बंद थी, जो कि अब फिर से चालू हो रही हैं। तो आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months देयर विल बी अ चेंज इन प्राइसेस एंड कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय एंड बाय फॉर द नेचुरल रबर। एंड प्राइसेस जैसे कहा गया 137 135 के लेवल्स पे भी हमने प्राइसेस आते हुए देखे हैं। कहाँ देखते हैं आप सपोर्ट और कुछ उम्मीद है यहाँ से और बढ़ेंगे भाव? अभी फिलहाल तो नहीं है, मगर विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months इट शुड रीच अबाउट 150 का लेवल में आ जाएगा।
ऑल राइट मिस्टर केजरीवाल, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली वो बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं, और जहां तक टैपिंग की बात है अच्छी खासी हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर दिक्कतें काफी समय से हैं, लेकिन आने वाले 2-3 महीने यहां पर प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि रबर के भाव यहां से जंप अप करने की उम्मीद है। 150 रुपए प्रति किलो तक यहां पर भाव पहुंच सकते हैं। ये तो बात हुई रबर इंडस्ट्री की, लेकिन बजट से उम्मीदें तो यहाँ पर पल्सेस और मिलेट सेक्टर को भी हैं। इस साल को यहाँ पर मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट के हिसाब से यहाँ पर हमने यूनाइटेड नेशंस को इसे अनाउंस करते हुए देखा है। बजट से यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ सकता है ये जानते हैं। हमारे साथ शर्मिला ओसवाल जुड़ी हैं। शर्मिला नमस्कार। काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है, आप एक G20 मीट में भी हैं जहाँ पर क्लियरली बजट के बारे में, मिलेट के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार बजट से? डेफिनेटली जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और G20 के सारे कंट्रीज यहाँ पे आए हुए हैं, एंड सारी दुनिया का जो अटेंशन है वो इंडिया की तरफ है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस मॉडेस्ट भी कहेंगे एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी कहेंगे कि अगर जो फार्मर्स है हमारे, ये फार्मर्स का अगर सही ढंग से, जैसे राइट फ्रॉम द सीड से लेके इवन इक्विपमेंट्स, प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, फार्मर्स सीड्स तो ग्रो कर लेते हैं पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है बहुत सारे स्टेट्स में ये सारी दिक्कतें हैं, इक्विपमेंट्स में है, प्रोसेसिंग में है। तो ये वैल्यू एडिशन जो है, मार्केट लिंकेजेस जो है, तो ये जो सारी कमियां हैं अगर ये पूरी कर दी जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, फार्मर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया जाए, जैसे अभी सीड्स भी है तो मार्केट में बहुत बार हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत माइक्रो लेवल पे जिसको कहेंगे कि ध्यान दे के अगर वो सीड्स में जैसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, जिंक है, अमाइनो एसिड्स है या आयरन है, तो ये मेक श्योर करने के बाद उस मिलेट का परिपूर्ण न्यूट्रिशन बन जाए, इसके ऊपर हमारा मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का अगर ध्यान रहे, फार्मर्स के साथ हैंड होल्डिंग रहे, तो इससे क्या हो जाएगा, मिलेट की जो उत्पादन क्षमता है भारत की वो बढ़ जाएगी। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के दौरान हम पूरे इंडिया जो है वो ग्लोबल मिलेट हब करके उभर के आने वाला है। तो डेफिनेटली सरकार को इसमें माइक्रो लेवल पे ध्यान देना है, जिससे फार्मर्स, इसकी क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है, वाटर फ्रेंडली है, कार्बन न्यूट्रल है, तो इसमें कोई नखरे तो है नहीं इस क्रॉप के। तो इसके लिए अगर इंसेंटिवाइज प्रोग्राम करके फार्मर्स को अगर सही तरीके से सपोर्ट किया जाए तो मिलेट्स की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन है, और जिस तरह की चाहिए क्वालिटी, वो भी मतलब किया जा सकता है। और मिलेट के जो स्टार्टअप्स है उनके साथ अगर हैंड होल्डिंग की जाए, जो इनोवेशन है, जैसे अभी मिलेट की रोटी है, चपाती है, वर्किंग लोग है, काम करने वाले लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो अगर ये स्टार्टअप्स जो है मिलेट के, इंडिया के, उनको अगर थोड़ा सा इनोवेशन के लिए एक हैंड होल्डिंग हो जाए, सपोर्ट सिस्टम हो जाए, तो ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, इवन हमारी महिला जो है भारत की, वो घर से कुछ ना कुछ कर रही है, तो उसे भी अगर छोटा छोटा लेवल का भी अगर एक प्रोग्राम हम उनके लिए कर सके, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो सही मायने में हम उसे परिपूर्ण कर सकेंगे। शर्मिला, आपसे ये भी जानना था, आपने काफी सारी चीजों की बात तो यहाँ पर की है, लेकिन जहां तक किसानों को उनका सही भाव मिले और दूसरी तरफ ये भी एम्बिशन है कि एक्सपोर्ट हम इसे कर पाए, क्या एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है आपको? बिल्कुल बैलेंस हो सकता है, क्योंकि क्षमता हमारी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया aggressively, in fact they are on the highest, ये जो बेल है ये G20 की है, जो सेशन अभी हो गया है, तो ये जो है कि क्षमता हमारी बहुत है और एक्सपोर्ट के लिए भी हमारा पोटेंशियल उतना ही स्ट्रांग है। अभी अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक्सपोर्ट कम मात्रा में हो रहा है, पर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसका जो अवेयरनेस हो रहा है, इवन थ्रू G20 इंडिया इसका जो अवेयरनेस कर रही है, तो इसके माध्यम से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मिलेट का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ने वाला है, और उसके लिए इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल इक्विप्ड विद द अवर ऑल फार्मिंग कैपेसिटीज फॉर द मिलेट्स। ऑल राइट, तो उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी कुछ हैं, फिर चाहे वो सीड को लेकर है, फाइनेंशियल एड है, या एक बैलेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है ताकि किसानों को भी उनका सही ड्यू मिले, एक्सपोर्ट भी हम यहाँ पर हो पाए। और शर्मिला जैसे यहाँ पर कह रही हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो ये है ही, लेकिन क्या इंडिया यहाँ पर हब ऑफ मिलेट्स बन के निकल पाएगा और क्या हम बजट में इस लिहाज से कुछ सुन पाएंगे? क्लियरली उसका फिलहाल यहाँ पर इंतजार है। शर्मिला, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। ये तो हुई बजट की बातें, लेकिन लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बाजारों में यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं और कैसे आप कारोबार कर रहे हैं।
कमोडिटीज 360 में आपका स्वागत है। नजर अब यहाँ पर बाजार पे डालेंगे जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आया है और सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। कल के हाईज और ऑल टाइम हाईज जो भारतीय बाजारों में बने थे उसके बाद मुनाफा वसूली के साथ कारोबार 1907 के स्तर अब यहाँ पर है। 1928 का हाई हमने यहाँ पर सोने में बनाया था और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर 56,350 के आसपास के कारोबार। प्रियांक, कैसे देखते हैं इस मुनाफा वसूली को और यहाँ से क्या करने की राय? गुड इवनिंग मनीषा जी। हमने देखा है कि बुलियन कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं एंड अभी ये जो लास्ट 2 डेज में हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से ये हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग है रादर देन ट्रेंड रिवर्सल। तो ये प्रॉफिट टेकिंग में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस फिर से जो सपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ इन नियर टर्म वो 1880 1870 की रेंज में है एंड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2360 2330 स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं, वहां तक एक बार करेक्शन आ सकता है। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में एक बार हम प्रॉफिट टेकिंग में करेक्शन टुवर्ड्स 56,000 55,800 ये रेंज ऑन द लोअर साइड देखनी चाहिए, जहां फिर से एक बार सपोर्ट इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। एंड सिल्वर के प्राइसेस में मुझे लगता है कि अराउंड 68,600 से लेके 67,500 ये एक रेंज रहेगी जहां पे सपोर्ट से इमर्ज हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स है इवन इन शॉर्ट टर्म गोल्ड और सिल्वर के बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। ये एक प्रॉफिट टेकिंग है, उसके बाद फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है फॉर हायर लेवल्स। ऑलराइट, दोनों ही काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली। चांदी में तो हमने 2% की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आते हुए देखी है। $24 के स्तर नीचे में टूटते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। एक नज़र मेटल्स पे भी डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मिला जुला सा ट्रेंड है। जनवरी में अब तक सभी मेटल्स यहाँ पर पॉजिटिव में कारोबार कर रहे हैं, फिर चाहे वो कॉपर, जिंक हो या एल्यूमिनियम हो। करीबन 8 से 12% की तेजी जनवरी में अब तक यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। प्रियांक, यहाँ पर क्या क्यूज हैं क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कॉपर में खरीदारी लौटी है? देखिए, ओवरऑल जो चाइना का ओपन अप ट्रेड था वो काफी हद तक प्ले आउट होते हुए देखा है हमने बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल्स अभी ये थोड़ा थक रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड इन वेरी शॉर्ट टर्म लिमिटेड है और एक बार प्रॉफिट टेकिंग बेस मेटल्स में हो सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो 775 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक एक बार 760 755 ये लेवल्स तक एक बार कॉपर के प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में भी 290 292 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है 281 282 तक जिंक के प्राइसेस प्रॉफिट टेकिंग में आ सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है कि आफ्टर द रीसेंट शार्प अप मूव यहाँ पे अगर किसी ने लोअर लेवल से खरीदी की है तो ये अच्छे लेवल से है जहाँ पे एक बार प्रॉफिट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स बुक किया जा सकता है और राह देखनी चाहिए। एक बार करेक्शन प्ले आउट होता है तो लोअर लेवल से सपोर्ट लेके फिर से हम बाय पोजीशंस बना सकते हैं। ऑलराइट, एनर्जी पैक की करें तो यहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिली है। कच्चा तेल ऊपर है, लेकिन मनोज जी, नेचुरल गैस में 3.5% के गेन्स हैं काफी दिनों की मुनाफा वसूली के बाद। कैसे रीड करते हैं और यहाँ से क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे गत सप्ताह हमने लगभग 20% की जो गिरावट है नेचुरल गैस की कीमतों में देखी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $3.5 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश था और वहीं से हमने शॉर्ट कवरिंग जो है नेचुरल गैस में आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में भी 288 के लेवल्स यहाँ पे काफी क्रूशल थे और हमने उसके नीचे क्लोजिंग आते हुए नहीं देखी थी, तो वहीं से एक रिवर्सल यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रहा है। हम ये एक शॉर्ट कवरिंग ही कहेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो काफी खराब है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चलते कीमतें हमारा मानना है कि 322 से 330 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो यहाँ पे वर्तमान लेवल से लगभग 5 से 6% की बढ़त और अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। लॉन्ग की पोजीशन को 300 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू कर सकते हैं। 322 से 330 के दायरे में एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ऑलराइट, मनोज जी, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में देखने को मिली है जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं। स्पॉट मार्केट में गेहूं में आज हमने ऑल टाइम हाइज फिर से बनते हुए देखे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के, लेकिन चाहे मसाले हैं या फिर गुआर पैक है, कुछ मुनाफा वसूली हाइज से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया है। क्या ट्रेंड्स है यहाँ? हाँ बिल्कुल, स्पाइसेस पे एक मिक्स ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जीरा में एक अच्छी तेजी के बाद हम यहाँ ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली
आती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि थोड़ी और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है जीरा में कंटिन्यू रह सकती है। कीमतें एक बार 32,800 33,000 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है, लेकिन बाकी जो दो मसाले हैं, चाहे वो धनिया हो या हल्दी हो, वहां पे लोअर लेवल्स पे थोड़ी जो है बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस पेक में यहाँ पे टर्मरिक जो है ज्यादा ठीक लगती है। यहाँ पे गिरावट में 7,800 के स्तर पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चलना चाहिए 8,080 के लक्ष्य के लिए। 7,650 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाकर चलना चाहिए। एक जाते जाते रुपए पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बढ़त के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली फिर से लौटती हुई नजर आई है। प्रियंक, डॉलर इंडेक्स और रुपये में अब यहाँ पर क्या लेवल्स हैं? देखिए, डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि काफी सस्टेन डाउन ट्रेंड के बाद अभी 10180 के आसपास से एक बार रिबाउंड देखा है, तो काफी ओवरसोल्ड है डॉलर इंडेक्स। तो एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में, मे बी अराउंड 104 के आसपास तक। और वहीं रुपी की अगर हम बात करें तो रुपी में भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग मूव्स हमने देखे थे। ऑलमोस्ट $83 से हमने 81 के आसपास तक करेक्ट होते हुए देखा, और वहां से अभी एक रिबाउंड दिखा है। तो मुझे लगता है कि रुपी में वीकनेस गहरा सकती है, और 80 to 30 वुड बी द नेक्स्ट लेवल जहां तक रुपी वीकन हो सकता है। ऑलराइट, तो उन लेवल्स पे यहाँ पर नजर रखें। ऑफ कोर्स आने वाले हफ्ते में यहाँ पर अभी भी जीडीपी डेटाज बाकी हैं यूएस, यूरोप और यूरोजोन से। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जापान और चाइना की, जिसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम यहीं सपेटने का समय है। प्रियंक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।